यारो कैसे जब मैंडी को पहली बार बनाया गया था तो वो रूड और शॉर्ट न होकर टॉल और स्वीट थी। क्यों हड्डी मेरा बड्डी के पहले पायलट एपिसोड को 1990s में बनाकर पहली बार 2016 में दिखाया गया था, और कैसे करेज की जो ये एरिया 51 वाली थ्योरी है वो क्रिएटर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो यारो चलो आज की इस थोड़ी डार्क और नॉटी वीडियो में हम इन दो शोज के इन्हीं डार्क पास्ट और थ्योरीज के बारे में जानते हैं। तो मेक श्योर इस लंबी वीडियो को खाते खाते एंजॉय करो। हड्डी मेरा बड्डी। यारो इस शो का पास्ट कुछ ज्यादा ही डार्क रहा है, क्योंकि इसके क्रिएटर मैक्सवेल एटम ने लिटरली 1990s में जब इस शो के ऑलमोस्ट पहला पायलट एपिसोड को बनाया था तो वो तो लेंथ वाइज सिर्फ 2 ही मिनट का था, लेकिन उसमें एक ऐसी एंशिएंट टेक्निक के बारे में बताया गया था जिसमें लिटरली तुम्हारी खोपड़ी खोल दी जाती है। तो इस प्रोसेस का नाम था ट्रिपनेशन ऑफ द स्कल, जिसमें कई हमारे पुराने फिरंगी बुजुर्ग लोग ये मानते थे कि अगर तुम्हारा सर दर्द दे रहा है और तुम ज्यादा टेंशन में रहते हो तो अपने सर के अंदर ही एक होल करवा लो, जिससे कि तुम्हारे दिमाग को एक्स्ट्रा जगह मिलेगी और तुम्हारे बॉडी की हीलिंग प्रोसेस भी तेज हो जाएगी, जिससे अल्टीमेटली तुम्हारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ बस इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें कभी कभार तुम्हारी जान जहां से भी जा सकती थी, पर क्या ही फर्क पड़ता है, उसमें भी तो तुम्हारा दर्द गायब ही हो जाएगा हमारे साथ। अब इसी सेंसिटिव टॉपिक पर हड्डी मेरे बड्डी के क्रिएटर मैक्सवेल एटम ने अपना पहला एक बहुत ही अनोखा शॉट बनाया था, जिसमें जब एक दिन हमारा बुद्धू बिल्लू 2 पोनीटेल्स वाली मैंडी से मिलता है तो वो उसके सर पर लगे घाव को देखकर बोलता है कि मैंडी ये तुम्हारे सर को क्या हुआ, जिसके बाद वो उसे बताती है कि उसने अपने सर का ट्री प्लांट करवाया है। बेचारा बुद्धू बिल्लू भी कंफ्यूज्ड, ये कौन सा प्लांट है जो जमीन की जगह सर पर उगाया जाता है। मैंडी अपनी पर्सनैलिटी के बिल्कुल उल्टा बिल्लू को प्यार से समझाती है कि देख बिल्लू भाई ये एक एंशिएंट टेक्निक है जिसमें ब्ला 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 जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया। जिसके बाद हमारा बकलोल बिल्लू बोलता है अबे तेरे से ज्यादा तो मुझे इसकी जरूरत है, ले मेरी खोपड़ी भी खोल दे। मैंडी और देखती है ना तो और बिल्लू की खोपड़ी, जिसके बाद बकलोल बिल्लू भी लाइक आई लाइक इट। मैं तो सच में लाइट हेड फील कर रहा हूँ। ओ भाई लाइक लिटरली ये थे बिल्ली और मैंडी विदाउट ग्रीम रीपर। तो सोचो ग्रीम रीपर को ऐड करके ये मैक्सवेल मानोस हमें क्या क्या ही दिखाने का प्लान कर रहा था। ऐसे ही नहीं, इन्हें सबसे पहले निक वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। वो तो भाई साहब ने कार्टून नेटवर्क को ये एश्योरेंस दिया कि ये ग्रीम रीपर भी बिल्लू के जैसा ही बकलोल होगा और कभी किसी बच्चे पर अपना फावड़ा नहीं चलाएगा। जिसके बाद ही कार्टून नेटवर्क वालों ने इस शो को अपने चैनल पर दिखाया। अब सिर्फ 2 मिनट के इस एपिसोड में काफी सारी चीजें नोटिस करने वाली हैं। सबसे पहले तो ट्रिपनेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को बच्चों के कार्टून के लिए लाना, ये मैक्सवेल चचा का कहां से एक अच्छा आइडिया था। भाई इंडियन सेंसर बोर्ड तो इसके नाम लेने के बाद ही इसे बाहर का रास्ता दिखा देती। यहाँ सिंचन अपनी पैंट नहीं खोल सकता, तुम खोपड़ी खोलने की बात कर रहे हो। दूसरी बात, मैंडी के 2 पोनी टेल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 2 ब्लॉन्ड हॉर्न। ओके लाइक एक इंटरव्यू में मैक्सवेल चचा ने ये बताया था कि इस पूरे शो के सारे कैरेक्टर्स में अगर कोई कैरेक्टर उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा है तो वो मैंडी ही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इनके इनिशियल आइडिया से कितनी ही ज्यादा डिफरेंट है। भाई ना सिर्फ उसके लुक को शॉर्ट किया गया बल्कि उसके बिहेवियर को भी कोल्ड कर दिया गया। क्यों कटवाना चाहती है दिल? मुझे उस उफ की वजह से दिल का बुखार हो गया है। भाई अगर सच्ची बताऊं तो इस पूरे शॉट में पता नहीं क्यों मैंडी इतनी स्वीट होने के बावजूद भी मुझे सबसे ज्यादा क्रीपी लग रही है। इससे अच्छा तो वो कोल्ड लुक वाली मैंडी थी, कम से कम उसे देखकर आदमी सतर्क तो हो जाता था। लेकिन ये मैंडी तो इंडियन सीरियल वाली विलन्स की जैसी है, सामने से स्वीट और पीछे से इतनी खतरनाक कि कब क्या कर दे पता ही नहीं। वैसे अब जब मैंडी की बात हो ही रही है तो क्या तुम्हें ये बात पता है इस पूरे शो के दौरान मैंडी सिर्फ एक बार ही सिम्प की तरह दिखाई गई थी, और वो भी इस नल्ले के लिए। भाई कैसे तो हड्डी के समझाने पर मैंडी अपना लुक चेंज करती है, जिसमें कि ये नल्ला बेरोजगार फंस जाता है, और फिर क्या, फिर मैंडी उसे भाव नहीं देती है। वैसे इस पूरे शो को पैरोडी पैराडाइज भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिटरली तुम जितने गिन सकते हो उतने शो के रेफरेंसेस भर भर के डाले गए हैं। यहाँ देखो ये पोकेमोन और उसके कार्ड्स की पैरोडीज, जरा एक बार नाम पढ़ूं, फ्रैगडैक्टिलोप, ब्लॉबगर्ट्स, इसके बाद स्पंज बॉब, स्कूबी-डू, डोरा द एक्सप्लोरर, फ्रेड फ्लिंस्टन्स, क्रिपी योगी बियर, बुब्बू, भाई इवन ड्रैगन बॉल के भी। वाह बिल्लू और मैंडी इसमें क्या एक्टिंग कर रहे हैं। भाई सभी को तो छाप ही दिया, बचा क्या, पावर पफ गर्ल्स। पॉप ऑफ गर्ल्स की एक और थोड़ा भूतिया शो में रेफरेंस है। तो करेज द कॉमेडी डॉग की सबसे पहले कहानी शुरू होती है उनके क्रिएटर दिलबर्ट के बचपन से। तो जब बचपन में वो और उनका भाई अपनी मॉम को डराया करते थे तो वो दोनों ही से काफी ज्यादा एंजॉय किया करते थे। बाद में फिर जब उन्होंने आर्ट्स कॉलेज में अपनी पढ़ाई की तो वहाँ पर एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट किया जिससे सभी को अंदाजा हो चुका था कि हो ना हो ये लड़का हॉरर फील्ड के लिए बना है। तो यार करेज द कॉमेडी डॉग के क्रिएटर दिलबर्ट लगभग सच में ही पागल थे, क्योंकि जब 1989 में उनकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी द लिमिटेड बर्ड नाम से,
तो उसमें लिटरली इतने क्रीपी और यूनिक विजुअल्स थे कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब किन्हीं को ये थोड़ा नॉर्मल लग सकता है, बहुतों को अजीब लगेगा, बट भाई मुझे तो ये पूरा क्रीपी लग रहा है। पर फिर भी जब मैंने ये पूरी शॉर्ट फिल्म देखी तो मुझे पता चला कि ये कुछ ज्यादा ही डीप है। ये जैसे काइंड ऑफ एक विजुअल पोएम था जिसमें कि रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाया गया था। अब इसकी स्टोरी तो काफी खास थी, लेकिन इसके विजुअल्स भाई इतने ज्यादा यूनिक थे कि जब कार्टून नेटवर्क ने अपने एक कंपटीशन टाइप प्रोग्राम व्हाट अ कार्टून के लिए दिलवर्थ के यूनिक विजुअल्स को देखा तो वो उन्हें काफी पसंद आया। जिसके बाद जब उन्होंने स्पेशली बच्चों के लिए करेज द कोवाडी डॉग को बनाया तो उसे ऑडियंस ने भी काफी ज्यादा प्यार दिया। स्टार्टिंग से ही शो के भी विजुअल्स बहुत ही अनयूजुअल थे। लाइक कभी इस कार्टून में 3D टेक यूएफओ आ जाता था तो कभी इंस्टा फिल्टर जैसा रियल ह्यूमन के फेस वाला पेड़। दिलवर्थ साहब ने सबके दिलों में डर को वर्थ इट बनाने के लिए जो बन पड़ा इसमें सब कुछ ट्राई कर लिया था भाई। इसलिए वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मिक्स मीडिया का यूज करते हुए करेज के सीन्स में एक्स्ट्रा टेक्सचर्स के लेयर लगाते हैं, ऑफबीट कैमरा एंगल्स यूज किया करते हैं और अननेचुरल कैरेक्टर मूवमेंट्स के साथ अपने कार्टून्स को थोड़ा नॉटी बनाते हैं। Hello, friend. My name is Fred. दिलवर्थ को अमेरिकन हॉटलैंड और फार्म मिथ्स काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए इस शो की लोकेशन भी उसी पर बनाई गई थी। इंटरनेट के कई सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि ये दो बूढ़े, करेज और ये घर भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। पर जब इस बारे में क्रिएटर से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, शायद सच में ऐसा भी कुछ हो। अब यार दिलवर्थ ने तो ये शायद मजाक में कह दिया, लेकिन जनरली इन दो बूढ़ों और इस डॉग के बारे में तो नहीं पता। लेकिन शो में दिखाया गया बाकी सब चीजें जैसे ये हाउस, ये लोकेशन, ये रियल लाइफ में जरूर हैं। शो का ये पूरा इकलौता कुंवारे सिंगल घर का कॉन्सेप्ट क्रिएटर को अमेरिकन डस्ट बॉल से आया था, जिसकी खुद की बैक स्टोरी भी काफी ज्यादा डार्क है। तो डस्ट बॉल अमेरिका की 1930s की एक बहुत ही भयंकर इन्वायरमेंटल डिजास्टर थी जिसमें कई फार्मलैंड्स के सारे फसल खत्म हो जाते थे और बचता था तो सारे बैरन लैंड्स के बीच में एक सुनसान घर। अब यारो बाहर से यह घर जितना दिखने में सिंपल था, अंदर से उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। जैसे कि इस एपिसोड में इस घर के इंटीरियर को कुछ ऐसा दिखाया गया था, लेकिन फिर कुछ अगले ही एपिसोड में इस घर का पूरा इंटीरियर ही चेंज हो जाता है। अब इसे आप जनरली कार्टून मिस्टेक्स भी कह सकते हो, बट वो नोज भाई। अब इन इंटीरियर्स के बाद इस घर में एक और बहुत ही अजीब चीज हुआ करती थी, और ये बात तुमने भी नोटिस किया होगा कि हमें इस घर में कई बार बहुत ही अजीब अजीब पोस्टर्स दिखाए जाते थे। मतलब लिटरली इन पोस्टर एंड इमेजेस को जहाँ देखो तहाँ मिल जाते थे। पर इन सभी पोस्टर्स में सबसे खास था ये वाला। तुम सोच रहे होगे कि इसमें क्या है भाई। ओके, तो तुम्हें मैंने जो दिलवर्थ की बचपन की उनके मॉम के साथ शरारतों की कहानी सुनाई थी, उसमें उनके बीच में एक और कैरेक्टर था। यस, उनका एक बड़ा भाई, और ये पोस्टर उन्हीं की है। और शो में इस समय तक ये मर चुके थे। तो एक्चुअली जब 1996 में करेज का फर्स्ट पायलट एपिसोड बना था, तभी से दिलवर्थ के बड़े भाई उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे, और वो भी नॉट जस्ट एज एन एनिमेटर बट ऑल्सो एज एन कैरेक्टर डिजाइनर। और उनके बारे में खास बात तो ये थी कि वो लिटरली वियर्ड कैरेक्टर डिजाइन करने में बहुत ही अच्छे थे। लाइक जैसे उन्होंने ये पत्थर लौटा दो वाला किंग रामसेस और इस बुगला मॉन्स्टर को डिजाइन किया था। पर सैडली जब 2001 में करेज का सीजन 2 चल ही रहा था, तो उसी दौरान इनकी एक मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। फैन थ्योरीज। अब यार करेज को लेकर फैंस के बीच में काफी सारी थ्योरीज हैं। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि ये जितने भी विलन्स हैं ये कोई विलन्स नहीं बल्कि आम लोग हैं जिनको कि हम करेज की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक्चुअली उनके अकॉर्डिंग करेज को कोई बीमारी है, जिस वजह से बस वो अपने केयर टेकर्स के अलावा किसी को भी इंसान की नजर से नहीं देखता, बल्कि वो उन्हें क्रीपी विलन मानता है जो कि उसके इन दो बूढ़ों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पर यहाँ गौर करने वाली तो ये बात है कि म्यूरल का तो समझ में आता है, पर फिर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो यूस्ट्रेस को इंसान की नजर से क्यों देखता है। तो देखो, म्यूरियल यूस्ट्रेस के साथ करेज को भी काफी ज्यादा मानती है, और यूस्ट्रेस भले ही कुछ भी करे लेकिन वो म्यूरियल को भी मानता है। एंड इन तीनों के बीच में इन्हीं खट्टे मीठे रिलेशन की वजह से करेज हर बार म्यूरियल के साथ यूस्ट्रेस की भी जान बचाते नजर आता है। और तुमने इस शो में ये भी गौर किया होगा कि जब यूस्ट्रेस कुछ ज्यादा ही खतरनाक बिहेवियर अपनाने लगता है तो उसे भी एक मॉन्स्टर की ही तरह दिखाया जाता है। अब इसके बाद एक और थ्योरी है एरिया 51 की, जिसमें कि बताया जाता है कि करेज का जो हाउस है वो एरिया 51 जैसे किसी मिस्टीरियस गवर्नमेंट टेस्टिंग साइट के ही नजदीक है। इसलिए जिन भी साइको पर गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स करती है वो कभी कभी भागकर इकलौते इस घर में आ जाते हैं। और यार मजे की बात तो यह है कि इन सब थ्योरीज को हमारे शो के क्रिएटर दिलवर्थ साहब सही भी मानते हैं, क्योंकि एज अ ट्रू आर्टिस्ट वो ये अक्सर मानते हैं कि आर्ट इज इंडिपेंडेंट फॉर इंटरप्रिटेशन। मतलब कि इसमें लोग जो चाहे वो मान सकते हैं, उनके शो और कैरेक्टर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। उन्हें तो उल्टा इन सब पर्सपेक्टिव से इन थ्योरीज को पढ़ना
पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है और ये करेज की बीमारी वाली थ्योरी तो उनकी फेवरेट है। वैसे यार इतना डार्क होने के बावजूद भी इसमें काफी सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन भी थे, जैसे कि ये रीड अ बुक वाली लाइन, मतलब दिलपा जी खुद ड्राइंग और कार्टून बना रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं ये बात भी तो सही है। ओके तो हम भी बुक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मीम्स देख लेते हैं। डॉक्टर, अब आप खतरे से बाहर हैं, फिर क्यों डर रहे हैं? पेशेंट, जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। भाई साहब ये ऑगी और डॉक्टर के मीम्स बिल्कुल झकास। One of the best advice you can get for free। चाहे कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, जब कुत्ता पीछे पड़ जाए ना तो हट हट ही कहना पड़ता है। एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलता। बीकेल टकला होकर हेयर ब्रश यूज कर रहा है। भाई लगता है नोबिता ने इतना दिमाग खराब कर दिया कि बेचारे का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। और ये हेयर ब्रश से ज्यादा तो टॉयलेट ब्रश लग रहा है। एक बार तो इसे डोरेमोन अपना दांत ही साफ कर रहा था। When I see a kid, ये सच में बड़ा एम्बैरेसिंग मूवमेंट होता है भाई। क्या आपको पता है लोहा लोहे को काटता है? और कल एक आदमी रोड पे खड़ा जोर जोर से कह रहा था लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उसको पीछे से कुत्ते ने काट लिया। तो यार अगर ऐसे ही मीम्स के साथ कुछ ऐसे कार्टून फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हारे लिए फिर है ये 2 स्क्रीन पर वीडियोस, इन्हें भी तुम चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।